Hi, good evening. Welcome to the Author Talks by Trishna, The Vault of Vishnu हिंदी ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। एपिसोड 16 को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं। मेरी याचिका बिना किसी कारण के तुरंत खारिज कर दी गई, लेकिन मेरे मित्रों और सलाहकारों के समूह के माध्यम से मुझे बताया गया कि तांग साम्राज्य अभी भी बहुत छोटा सा था और इसकी सुरक्षा अनिश्चित थी। इसकी सीमाएं आवश्यक रूप से सील रहनी थीं। इसके अलावा साम्राज्य चाहता था कि यदि चांगान की रक्षा की आवश्यकता हो तो नागरिक आबादी शहर की दीवारों के भीतर ही रहें। उत्तर से तुर्कों के लगातार हमलों के कारण ये चुनौतीपूर्ण समय था। मेरी मुसीबतें और भी बढ़ गईं। तांग शासकों को मेरे जैसे बौद्धों पर संदेह था। हम बौद्धों ने पिछले सुई राजवंश के तहत अपार शक्ति हासिल कर ली थी। इससे तांग राजाओं को खतरा था। वास्तव में तांगों ने शुरू में इसी कथित खतरे के कारण बौद्ध धर्म के बजाय ताओवाद को बढ़ावा दिया था। लेकिन वर्ष 627 की शरद ऋतु में तांग साम्राज्य में फसल खराब हो गई। जब असामयिक ढंग के कारण फसलें खराब हो गईं, 9 साल पुराना साम्राज्य परिणामी भोजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं था। चांगान के द्वार खोल दिए गए ताकि लोग साम्राज्य के उन क्षेत्रों में जा सकें जहां भोजन उपलब्ध था। मैं खुद निकलने ही वाला था, तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। मुझे सम्राट से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निमंत्रण मिला। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। क्या वह मुझे मेरी यात्राओं से रोकना चाहता था? क्या वह अनुरोध करने के कारण मुझसे नाराज था? मैं घबराहट के साथ ग्रेट ल्यूमिनस पैलेस के दरबार में दाखिल हुआ। महल शहर के उत्तरी किनारे पर एक महान शिकार पार्क के मैदान में बनाया गया था, जो व्यापक फूलों के बगीचों और पानी की सुविधाओं से घिरा हुआ था। इसके निर्माण या नियुक्तियों में कोई खर्च नहीं किया गया। मेरे जैसा गरीब साधु कभी भी इतने ऐश्वर्य के बीच नहीं रहा था। भव्य हॉल में चलते हुए जहां सम्राट बैठे थे, मैं केंद्रीय गलियारे से होते हुए सिंहासन की ओर बढ़ा। सम्राट ने शुभ जानवरों और ड्रैगन के साथ कढ़ाई वाले हल्के पीले रेशम का एक उत्कृष्ट लोंगपाव पहना हुआ था। उस एक परिधान को बनाने में 4 मास्टर दर्जी और कढ़ाई करने वालों को पूरे 2 साल लगे होंगे। ये सम्राट की महिमा थी। मुझे एक गोलाकार निशान मिला जो बताता था कि मुझे कहाँ रुकना चाहिए। एक क्यूइशु स्थिति में सम्राट के सामने घुटनों के बल बैठ गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि मेरे हाथ और माथा जमीन को छू रहे थे, और वहीं रुका रहा जब तक सम्राट ने मुझे उठने का आदेश नहीं दिया। जब मैंने ऐसा किया तो उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं झिझक के साथ कुछ फीट दूर रुक गया, लेकिन उसने मुझे करीब आने का इशारा किया। अंत में जब मैं उसके पास खड़ा हुआ तो उसने मेरे कान में फुसफुसाया, किन शी हुआंग की मूर्खता का समाधान की आवश्यकता है। मैं इस पहेली का अर्थ जानना चाहता था, लेकिन सम्राट ने मुझे पीछे हटने का इशारा किया। एक बार जब मैं पीछे हट गया तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मुझे चांगान छोड़ने की उनकी अनुमति है, लेकिन सीना छोड़ने की नहीं। मेरा आदेश था कि सीमाओं के भीतर रहो।
अगले ही दिन मेरी मुलाकात प्रभाकर मित्र से हुई। मैं जानता था कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो मेरी गुप्त योजनाओं में मेरा मार्गदर्शन कर सकता था। प्रभाकर मित्र ने मुझे बताया कि इंदु के लिए 2 रास्ते थे। एक पूर्व से काफ़ी खतरनाक समुद्री मार्ग था। इस मार्ग का उपयोग फैक्सियन ने इंदु से अपनी वापसी यात्रा पर कुछ जोखिम उठाते हुए किया था। दूसरा पश्चिम से भूमि मार्ग था जो मुझे शियू 15 से होते हुए इंदु तक ले जाता था। चूंकि रेशम इस मार्ग से व्यापार की जाने वाली मुख्य वस्तु थी, इसलिए इसे सिल्क रोड कहा जाता था। इसका उपयोग फैक्सियन ने इंदु के रास्ते में किया था। मुझसे पहले 54 मौलवियों ने वर्ष 260 से सिल्क रोड का उपयोग किया था, लेकिन उनमें से अधिकांश अपने गंतव्य तक पहुंचने में विफल रहे थे। एक सफल अभियान का सबसे अच्छा उदाहरण फैक्सियन का है, जो 5वीं शताब्दी की शुरुआत में इंदु गया और 13 साल बाद वापस लौटा। मैं उनके जीवन से इतना प्रेरित हुआ कि मैंने उनके नक्शे कदम पर चलने का कसम खा ली। मैं अपने भाई चेंगसू को पीछे छोड़ दिया और एक दिन बाद चांगान के द्वार से बाहर निकल गया। एपिसोड 17। ओक डेस्क के पीछे दक्षिण की ओर 3 बड़ी खिड़कियां व्हाइट हाउस के बाढ़ वाले लॉन की अनदेखी करती थीं। कार्यालय में उत्तरी छोर पर लगी चिमनी आराम से चटकने लगी। वॉशिंगटन डीसी में शीतलहर पिछले कुछ हफ्तों में भयानक हो गई थी और वेस्ट विंग के स्वादिष्ट अंदरूनी हिस्से राहत देने वाले थे। राष्ट्रपति ने टेलीफोन को अपने रिसीवर को मेज पर रख दिया और अपने राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक की ओर मुड़े। क्या हम इसे सही तरीके से संभाल रहे हैं? उसने पूछा। हमें इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि भारत के साथ क्या होगा? वे अभी भी अपनी वैचारिक उलझनों से उभर नहीं पाए हैं और जब उनके अनुकूल होगा तो वे हमें छोड़ देंगे। DNI का उपयोग राष्ट्रपति के आवेग से निपटने के लिए किया गया था। उसने उत्तर देने से पहले अपना उत्तर अपने मन में बना लिया। हमें ये समझना चाहिए कि चीनी भारत को प्रयोगशाला प्रयोग के रूप में उपयोग कर रहे हैं। एक बार जब वे वहां सफल हो जाएंगे तो वे इस रणनीति को शेष विश्व में लागू करेंगे। हमें नज़र रखनी होगी। एक बात और याद रखिए राष्ट्रपति जी, एशिया में प्रभुत्व की चीनी रणनीति के लिए भारत हमारा प्राथमिक प्रतिसंतुलन हो सकता है। राष्ट्रपति ने व्यंग्यपूर्वक कहा। चीन और भारत के बीच एकमात्र अंतर ये है कि चीन के पास वास्तव में एक रणनीति है। भारत एक संकट से दूसरे संकट की ओर बढ़ता ही जा रहा है। फिर जब चीन उन्हें धमकाता है तो वे स्कूली बच्चों की तरह दौड़कर हमारे पास आते हैं और अगर हम उन्हें संतावना नहीं देते तो वे रूस की बाहों में चले जाते हैं। DNI ने कहा, भारत हमारी तरह एक अस्त व्यस्त लोकतंत्र है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन रक्षा पर भारत की तुलना में 4 गुना अधिक खर्च करता है। चीन के पास विमानों की संख्या 2 गुनी, नौसैनिक जहाज़ों की संख्या 3 गुना और परमाणु हथियारों की संख्या दुगनी है। अत्यधिक आक्रामक और प्रभुत्वशाली चीन हमारे दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा, श्रीमान राष्ट्रपति। लेकिन भारत के पास परमाणु हथियार है
और जब परमाणु हथियारों की बात आती है तो आपको बराबर होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ ही जो आपके दुश्मन की रक्षा प्रणाली में सेंध लगाते हैं, उन्हें घुटनों पर लाने के लिए काफ़ी है। उसने एक बड़े विस्फोट का संकेत देने के लिए अपने हाथों से एक भव्य लेकिन हास्यास्पद इशारा किया। DNI ने उत्तर दिया, आप समिति युद्धों में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आप पारस्परिक रूप से विनाश में वृद्धि का जोखिम उठाते हैं। चीनी जानते हैं कि कॉन्वेंट इंडिया युद्ध के जवाब में भारत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए वे सलामी रणनीति स्लाइस दर स्लाइस युद्ध में शामिल होना पसंद करते हैं, जहां उन्हें बढ़त मिलती है। अलौकिक रोबोटों का उपयोग करके? राष्ट्रपति ने पूछा। ये कहना मुश्किल है कि वर्तमान समय में वे क्या हैं। CIA संचालक इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ना कठिन है। क्या भारत और चीन में हमारे पैर जमीन पर हैं? DNI ने सिर हिलाया। भारत अपेक्षाकृत आसान है। खूब नकदी फेंकिए और आपके पास मंत्रियों, नौकरशाहों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों का एक समूह सहयोग के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन चीन के लिए ये एक कठिन काम रहा है। क्यों? जैसे कि आप जानते हैं, चीनियों ने पिछले 2 वर्षों में हमारे 30 से अधिक लोगों को मार डाला है या कैद कर लिया है। ये एक खराब संचार प्रणाली के कारण हुआ, जिसे MSS द्वारा आसानी से हैक कर लिया गया था। हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों को नष्ट करने में उन्हें केवल 24 महीने लगे। आपके राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के रूप में मेरे कार्यकाल का बेहतर हिस्सा धैर्यपूर्वक वहां संपत्तियों के पुनर्निर्माण में व्यतीत हुआ है। प्रगति कैसी रही है? हमने महसूस किया है कि चीन के भीतर मौजूदा सूचना स्रोतों को खरीदना लगभग असंभव है। ज़्यादातर लोग जेल जाने या मौत की सज़ा से भयभीत रहते हैं, लेकिन ताज़ा स्रोत लगाना इतना मुश्किल नहीं है। हम इज़राइल के मोसाद से भी कुछ मदद ले सकते हैं, जिसकी चीन तक बेहतर पहुंच है। कुछ विकास कार्य योजना पर हैं। हमने पिछले वर्ष का उपयोग पुनः संगठित होने के लिए किया है। यदि हम सफल होते हैं तो हम घटनाओं को तेजी से घटित होते हुए देख सकते हैं। राष्ट्रपति ने सिर हिलाया। फूट डालो और राज करो कि कोई भी भूमिका राष्ट्रपति के बड़बोलेपन ने एक नई बुद्धिमत्ता को छिपा दिया। चीनी नेतृत्व में 2 स्पष्ट समूह हैं। एक माओत्से तुंग की मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्ध आदर्शवादी, 2 डेंगू जियाओपिंग के आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध सुधारक। हमें वह कार्ड खेलने की ज़रूरत है। मोसाद एक अंदरूनी सूत्र तक पहुंचने की प्रक्रिया में है। शिनजियांग ने इंग में चीनी गुप्त जेल। क्यों? राष्ट्रपति ने पूछा। DNI ने उत्तर दिया, हजारों लोगों को गुलाम प्रकार की नज़रबंदी में बंद कर दिया गया है, लेकिन उनमें से कुछ कैदी हमारे लिए मूल्यवान हैं। अच्छा, मुझे वास्तव में भारतीयों की परवाह नहीं है। वे आडंबरपूर्ण चुभन हैं, लेकिन मैं चीनियों से और भी अधिक घृणा करता हूँ। भगवान ही जानता है कि कब चुपचाप आ जाएंगे और अपने पीले हाथों से तुम्हारा गला काट डालेंगे। वे हर जगह पहुँचते दिखते हैं। DNI हंसा, थोड़ा घबराया हुआ। उसने चारों ओर देखा। लगभग उम्मीद थी कि ओवल ऑफिस में कोई गड़बड़ी होगी। आखिरकार
पूरे देश का जासूसी नेटवर्क उसके नियंत्रण में था। उन्हें इस बात से राहत मिली कि बातचीत पूरी तरह से ऑफ रिकॉर्ड थी। यदि राष्ट्रपति की नस्लवादी टिप्पणियां सार्वजनिक हो गईं तो ये विदेश नीति की आपदा होगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी जानबूझकर खदानों में चला गया हो। आश्चर्यजनक रूप से वह अपने द्वारा किए गए विस्फोटों में हमेशा सुरक्षित बच निकला। लेकिन डीएनआई को ये भी एहसास हुआ कि राष्ट्रपति पूरी तरह से गलत नहीं थे। अनादिकाल से चीनी अपने लोगों को दूर दराज के इलाकों में झांकने में कामयाब रहे थे। पश्चिम ने मार्को पोलो की चीन यात्रा की आलोचना की, लेकिन वह अभियान हेनसांग की भारत यात्रा के 6 शताब्दियों बाद और फैक्सियन की यात्रा के 10 शताब्दियों बाद हुआ था। 15वीं सदी की शुरुआत में चीनी सम्राट योंगले ने 3500 जहाज़ों के निर्माण का काम शुरू कराया था। कुछ इनमें से दुनिया के अब तक ज्ञात सबसे बड़े जहाज थे। बड़े के 9 मस्तूल वाले फ्लैगशिप की लंबाई लगभग 400 फीट मापी गई, जबकि प्रसिद्ध खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के सांता मारिया की लंबाई केवल 85 फीट थी। यदि बाद के सम्राटों ने समुद्री परंपरा को जीवित रखा होता तो स्पेन, नीदरलैंड, इंग्लैंड या पुर्तगाल के बजाय चीन को दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री यात्रा वाला देश माना जाता। राष्ट्रपति ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, आइए जानते हैं कि वे दोनों क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी देश अपनी टोपी से खरगोश को बाहर निकाल सकता है। उन्होंने अपने डेस्क पर ह्यूमिडोर खोला, ध्यान से कोहिबा, गोरखा, आर्टुरो फुएंटे और रेगियस में से एक सिगार उठाया। उसने चुने हुए सिगार को सराहनापूर्वक सूंघा, फिर अपने लिए बोरबॉन का एक शॉट डाला। उन्होंने डीएनआई को अपने साथ आने का इशारा किया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा। हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा खरगोश है। डीएनआई ने जाने के लिए अपने कागजात इकट्ठा करते हुए गुप्त रूप से कहा। राष्ट्रपति हाथ में सिगार और गिलास लेकर पूर्वी दरवाजे की ओर चले, जो रोज गार्डन की ओर खुलता था। वे बाहर की ठंड से तो निपट सकते थे, लेकिन व्हाइट हाउस की धूम्रपान निषेध नीति से नहीं। गोरखा के बिना जैक डैनियल का एक पैग उतना अच्छा नहीं लगता था। सुनिश्चित करें कि ये आपका खरगोश, आपकी टोपी, आपकी छड़ी और आपका जादूगर है, उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। ये एकमात्र तरीका है जिसने आप ड्रैगन को काबू में ला सकते हैं। एपिसोड 18। डोकलाम युद्ध क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर की सीबीटीटी में मार्क की फोरेंसिक टीम में एक अलग जांचकर्ता को सौंपा गया। पाम के पास मार्क को रिकॉर्ड की गई लड़ाई के सटीक निर्देशांक बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही वह अब पहले रुक गई थी, उद्देश्य किसी को ढूंढना था। जैविक सामग्री, रक्तबाल, फाइबर या ऊतक व कोड़ा दुश्मन सैनिकों की पहचान करने में मदद करता है। द्वितीयक उद्देश्य पैरों के निशानों की तस्वीरें खींचना। चीनी लड़ाकों की व्यापक प्रोफाइल तैयार करने के लिए खर्च किए गए। जैसे ही टीम ने कड़ी मेहनत से चट्टानी मैदान को दूरी में परीक्षकों में विभाजित करने के लिए शीर्ष ग्रिड स्थापित किया, हवाएं तेज हो गईं। चीनी सड़क, जो टॉर्सा नाला के पार दक्षिण की ओर विस्तृत थी, दृश्यमान निर्माण जारी था। पीएलए के पास
माचे जैम्पेली रीज होगा। वह ये बिंदु है, इसे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचने में मदद करता है। जांचकर्ता ECWCS एक्सट्रीम सी वेदर क्लोथिंग सिस्टम पहने हुए थे। सी के विकसित होने और भारत के साथ परिधानों का उत्पादन शुरू करने तक भारत विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सामान प्राप्त करने में लाखों खर्च करता था। प्रत्येक CBTT परीक्षक डिजिटल कैमरा, एक फॉरेनिक प्रकाश स्रोत, एक मेटल डिटेक्टर मार्कर, झंडे, साक्ष्य बैग और एक फोरेंसिक टूल किट से भी लैस था। लेकिन एक कैच था और टीम को पता था कि ग्रीनल जय ठाकुर अभी भी लूप में नहीं थे। पाम ने बाहरी लोगों से घिरे क्षेत्र तक पहुंच पाने के लिए अपने DRDO कार्यालय के प्रभाव का इस्तेमाल किया था। पाम को पता था कि जब ठाकुर को पता चला तो वे फर्जीवाड़ा करेगा और ऐसा करना बस कुछ ही समय की बात है। लेकिन वह ये भी जानती थी कि मजबूत बढ़त मिलने से बहुत फर्क पड़ सकता है। पाम का मानना था कि पहले से अनुमति लेने की तुलना में माफ़ी मांगना आसान है। रणनीति काम कर गई। हालांकि इसमें दिल्ली में अपने कार्यालय में प्रतिनिधि सुरंग के गंभीर जोखिम शामिल थे, लेकिन उन्होंने प्रगति पर नज़र रखी। सभी CBTT परीक्षक क्राइम दस्तावेजीकरण के विशेषज्ञ थे और पुनर्निर्माण में सक्षम थे। कुछ भी बुलेट प्रक्षेप पथ से लेकर हवाई जहाज दुर्घटना तक उन्हें आग्नेयास्त्रों और ट्रेस साक्ष्य अनुसंधान विश्लेषण में भी प्रशिक्षित किया गया था। मार्क ने CBTT में एक इन हाउस टीम को नियुक्त करने पर जोर दिया था, क्योंकि मौजूदा युद्ध क्षेत्रों से साक्ष्य की जांच भविष्य के अनुप्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थी। मिट्टी, कांच, रेशे और बाल जैसी ट्रेस सामग्री में अक्सर बहुत सारी जानकारी होती है, जिसे भविष्य में उपयोग के लिए एकत्रित और विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन CBTT जांचकर्ता आज नाखुश थे। ऐसा लग रहा था कि चीनियों ने पीछे हटने से पहले इस क्षेत्र को साफ करने में बहुत सावधानी बरती थी। किसी भी स्थिति में कथानायक बहुत विस्तृत और जंगली था। जो कुछ भी बचा होगा वह प्रकृति द्वारा बहा दिया जाएगा। न खून, न बाल, न ऊतक, न रेशा। CBTT टीम उम्मीद खो रही थी। और फिर ये बदतर हो गया। तेज हवाएं आंधी में बदल गईं। टीम छिपने के लिए भागी और भारतीय सेना द्वारा बनाए गए बंकरों में शरण ली। उन्होंने अपना समय टीन के मग से गर्म चाय पीकर और खराब मौसम को कोसते हुए बिताया। वे ये नहीं जानते थे, लेकिन आंधी अपने आप को छुपे हुए आशीर्वाद के रूप में प्रकट करने वाली थी। आंधी थमने तक पूरे 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अपने काम पर वापस लौटने में सफल रही। तेज हवाओं ने उनके शुरुआती काम में बाधा डाली। निशान गायब हो गए थे और बैग में रखे नमूने उड़ गए थे। टीम इस बात से अनभिज्ञ थी कि दिल्ली में पाम को जनरल ठाकुर का गुस्सा भरा फोन आया था। उसका क्रोध लोहे को पिघला सकता था। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मेरी पूर्वानुमति के बिना किसी को भी इस जांच में शामिल नहीं किया जाएगा? वह गर्जा। ये पूरी तरह से अवज्ञा है। आपने बिना इजाज़त लिए एक उच्च सुरक्षा वाले निषेध क्षेत्र में प्रवेश किया, फिर मेरे कहे बिना एक रक्षा अनुबंध फर्म का इसमें शामिल करने का दुस्साहस किया। पाम ने चुपचाप उसकी बातें सुनी।
उसके गुस्से को उसके दिमाग पर हावी होने से रोकने के लिए उसने फ़ोन की अपनी कॉल से कुछ दूर रखा। मैं माफ़ी मांगती हूँ सर, उसने तुरंत कहा। मैं टीम को तुरंत वापस ले लूँगी। उसने ये उम्मीद करते हुए लाइन काट दी कि उसकी चाल सफल होगी। उसने सैटेलाइट फ़ोन उठाया जिससे वह डोकलाम में तथ्य खोज मिशन को बंद कर सकती थी, लेकिन कुछ ने उसे कार्रवाई करने से रोक दिया। उसने कुछ मिनट और इंतज़ार किया, प्रार्थना की टीम ऐसा परिणाम देगी जिससे ठाकुर को उसके दुर्व्यवहार को नज़रअंदाज करने के लिए पर्याप्त रूप से शांत किया जा सके। डोकलाम में एक वरिष्ठ जांचकर्ता खुशी से चिल्लाया, मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ है दोस्तों। उनके सहकर्मी सावधानी से उनके पास पहुंचे। एक चट्टान के नीचे से एक चमकीली नीली मेडिकल टूल किट निकला हुआ था। अत्यधिक रक्तस्राव से की स्थिति में धमनी या शीरा को तत्काल संपीड़न प्रदान करने के लिए इसका उपयोग क्षेत्र के सैनिकों द्वारा नियमित रूप से किया जाता था। ये साफ तौर पर खून से सना हुआ था। उस पर जो रंग और निशान थे वो भारतीय सेना के नहीं थे। टूर्निकेट पहले दिखाई नहीं दिया था क्योंकि ये मिट्टी की एक मोटी परत के नीचे पड़ा था जो इसके ऊपर उड़ गई थी। अपराधी पवन अब रक्षक बन गया था। वरिष्ठ अन्वेषक ने तुरंत दस्ताने पहने हुए हाथों से खून से सना हुआ टूर्निकेट उठाया और उसे अपने थैले में रख लिया और अगले खोज क्षेत्र में जाने की तैयारी करने लगा। तभी बंकर के एक गार्ड ने चिल्लाने की आवाज़ आई, जनरल ठाकुर लाइन पर हैं। उन्होंने हमें आपको तुरंत बाहर निकालने का निर्देश दिया है। ऐसा लगता है कि आप आधिकारिक तौर पर अतिक्रमण कर रहे हैं। एपिसोड 19। कांचीपुरम में वेगवती नदी के तट पर इमारतों के एक बड़े परित्यक्त परिसर के भीतर स्थित एक छोटे से द्वारपाल की झोपड़ी में एक 90 वर्षीय व्यक्ति अपना भोजन धीरे धीरे चबा रहा था। वह उस पीढ़ी से थे जो अपने भोजन को अत्यधिक एकाग्रता के साथ चबाने का महत्व जानता था। तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम को हमेशा सीखने का स्थान माना जाता था, लेकिन यह अपने फूलों और हाथ से बुने हुए रेशम के लिए अधिक प्रसिद्ध था। शहर पर विभिन्न शाही राजवंशों, पल्लवों, चोलों, पांड्यों और विजयनगर राज्यों, गोलकुंडा सल्तनत और अनंत अंग्रेजों का शासन था। कांचीपुरम का परिदृश्य विभिन्न युगों के हिंदू मंदिरों से भरा हुआ था। भगवान विष्णु के हिंदू अनुयायियों के लिए कांचीपुरम मोक्ष प्राप्त करने के लिए 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक था। वास्तव में विष्णु को समर्पित 108 पवित्र मंदिरों में से 15 कांची में स्थित थे और भगवान शिव के अनुयायियों के बीच भी कांचीपुरम तीर्थ यात्रा के लिए एक पवित्र स्थल था। बूढ़ा व्यक्ति इडली सांभर और नारियल चटनी के साधारण भोजन का आनंद ले रहा था। भोजन हमेशा की तरह देखभाल के साथ पकाया गया था और उसकी 65 वर्षीय स्पिनिस्टर बेटी अनु ने परोसा था। पिता और बेटी अलग अलग घरों में रहते थे, कुछ मिनटों की दूरी पर थे, लेकिन वे हमेशा एक साथ खाना खाते थे। हम कांची में ही क्यों रहे? अनु ने पूछा। अकादमी कई साल पहले बंद हो गई। हमें यहाँ रखने के लिए कुछ भी नहीं है। वह जानती थी कि उसका उत्तर वैसा ही होगा जैसा हमेशा होता था। गर्म सांभर में इडली डुबोते समय डॉक्टर राजा राव अपनी बेटी की ओर देखकर मुस्कुराए। कांचीपुरम कभी भी सिर्फ अकादमी के बारे में नहीं था अनु,
ये शहर हमें दक्षिण के सबसे महान राजवंशों में से एक पल्लव से जोड़ता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन वह बहुत पहले की बात है अप्पा, अन्नू ने तर्क दिया। पल्लवों ने 3री शताब्दी में स्वयं को स्थापित किया और 600 वर्षों का गौरवशाली शासनकाल। लेकिन वह 11 शताब्दी पहले की बात है। ये हमारे लिए प्रासंगिक क्यों होना चाहिए? राव ने उत्तर दिया, कंबोडिया के कारण। कंबोडिया? राव ने बताया, कांची एक प्राचीन वैश्विक नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पल्लवों ने न केवल दक्षिण भारत बल्कि कंबोडिया पर भी शासन किया। कई सदियों पहले एक पल्लव राजा खम्बूजा राजा ने उस क्षेत्र की यात्रा की थी जिसे अब कंबोडिया कहा जाता है। उन्हें एक खूबसूरत महिला के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में हार गए। फिर उसने शादी कर ली। जिनसन देश पर उन्होंने संयुक्त रूप से शासन किया। उसे खम्बूजा सा कहा जाता था। उसके वंशजों को खमेर लोग कहा जाता था। खम्बूजा देशा को बाद में कंपूचिया और फिर कंबोडिया के नाम से जाना जाने लगा। वास्तव में आप देख सकते हैं कि इस परिवार की प्रत्येक संरचना, जिसके भीतर हमारी कुटिया स्थापित है, कंबोडियाई वास्तुकला के कुछ तत्वों को प्रदर्शित करती है, जिसमें कोरबेल मेहराब, सजाए गए लिंटल्स और बेस रिलीफ शामिल है। अनु चुपचाप, लगभग आनंदमय होकर सुन रही थी। वह जानती थी कि उसे पुरानी कहानियां सुनना अच्छा लगता था। बहुत बाद में 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में पल्लव राजा सिम्हा विष्णु के छोटे भाई भीम ने एक राजकुमारी से शादी करने और कंबोडिया के राजा का ताज पहनने के लिए कंबोडिया की यात्रा की। उन्हें कई प्रतिस्पर्धा दावों पर काबू करना पड़ा। मुश्किलें उसके खिलाफ थीं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह सफल हुआ। इसके बाद कंबोडिया के साथ सभी राजाओं ने अपने नाम के साथ पल्लव प्रत्यय वर्मन जोड़ लिया। संस्कृत शब्द वर्मन का अर्थ ढाल है। आखिरकार राजाओं को अपनी प्रजा की रक्षा करनी थी। बातचीत में थोड़ा विराम लगा। जब अनु ने अपने पिता के कटोरे में कुछ और सांभर डाला, राव ने अपनी बेटी के खाना पकाने की सराहना करते हुए एक पल के लिए कहा, आज इडली एकदम सही है। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बैटर सप्लायर ने खुद को मात दे दी है। श्रेय उसे जाता है, मुझे नहीं। अनु अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। जब अनु केवल 3 वर्ष की थी, तब मस्तिष्क आघातों के कारण उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। इसलिए वह उसकी माँ और पिता के रूप में दोगुना हो गया था। और ये एक तरफा रास्ता नहीं था। राव ने बिना सोचे समझे जारी रखा, इस बात से अनजान कि वे एक बार फिर विषय से भटक रहे थे। वर्ष 731 में कांची के पल्लव राजा परमेश्वर वर्मन द्वितीय के बिना किसी भी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। कंबोडिया में भीम के वंशज नंदी वर्मन द्वितीय को पल्लव सिंहासन पर बिठाने के लिए कांची लाया गया था। इस अर्थ में पल्लव राजा कंबोडियन थे, जैसे कंबोडियाई राजा पल्लव थे। अन्नू ने कहा, लेकिन ये रिश्ता हमें यहाँ क्यों रोके रखता है? आपकी उम्र एक के लिए चिकित्सा ध्यान। उम्र के बारे में बात मत करो, राव ने उपहास किया। मैं जैविक रूप से कई किशोरों से छोटा हूँ। अनु ने कोई बहस नहीं की। पिता और पुत्री दोनों ही युवा लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। क्या भारत कंबोडिया संबंध पल्लवों तक ही सीमित थे? अनु ने पूछा। राव ने उत्तर दिया, दोस्ती चोल काल तक जारी रही। 12वीं शताब्दी में एक खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने
अंकोर वाट के गौरवशाली मंदिर शहर का निर्माण किया। उस समय तक भारत में पल्लव क्षेत्र चोल साम्राज्य का हिस्सा थे। जब चोल राजा कुलोत्तुंगा प्रथम चिदम्बरम में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कर रहा था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने उसे कंबोडिया से अत्यधिक पॉलिश किया हुआ पत्थर भेजा। इस प्रकार पल्लवों के लंबे समय तक चले जाने के बाद भी भारत और कंबोडिया के बीच संबंध विकसित रहे। वे अभी भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता, हम कांची से क्यों बचे हैं? राव ने कहा, एक दिन आप समझ जाएंगे। कांची कंबोज एक धुरी थी, कई महत्वपूर्ण विचारों की धुरी। मैं उन विचारों में से एक का संरक्षक हूँ। लेकिन क्या आप चेन्नई से वे भूमिका नहीं निभा सकते थे? हर प्रश्न के लिए तत्काल उत्तर की आवश्यकता नहीं होती मेरे बच्चे। राव के बाएं हाथ ने थोड़ी देर के लिए अन्नू को ढक लिया। एक दिन तुम समझ जाओगी, उसने दोहराया। आप मुझ पर कभी क्रोधित या अधीर नहीं होते अप्पा, चाहे मैं तुम्हें कितना भी परेशान करूं। राव ने अपने पसंदीदा तमिल कवि तिरुवल्लुवर के उद्धृत किया। जब दयालु शब्द हाथ में हो तो कड़वे शब्दों का प्रयोग करना पके फल प्रचुर मात्रा में होने पर कच्चे फल तोड़ने के समान है। एपिसोड 20। शानदार चांगान को छोड़ने के बाद मैंने हेक्सी जोलांग 16 के साथ चुपचाप यात्रा की, जो घास की मैंगो भूमि और जंगली किंगई कठार के बीच बहती थी। 18 ये गलियारा अंत ताकेत मगन शामों की रेत तक पहुंचता था। 19 गलियारे के अधिकांश हिस्से पर तुर्कों का नियंत्रण था और यहाँ लूटपाट, हत्या या फिरौती के लिए अपहरण के लिए जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। बुद्ध की कृपा से मैं लगभग 1 महीने बाद सुरक्षित रूप से लियांगजू 20 पहुंच गया। तांग साम्राज्य और तुर्क लोग युद्ध के कगार पर थे और लियांगजू एक भारी सुरक्षा वाले किले की तरह था। हथियार बंद सैनिक सड़कों पर गश्त कर रहे थे और सभी महत्वपूर्ण प्रवेश और निकास बिंदुओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। टैंग साम्राज्य के जासूसी नेटवर्क ने किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए निवासियों पर निरंतर निगरानी रखी। मेरे आने की सूचना अवश्य मिल गई होगी। मुझे पता था कि मुझे लियांगजू में एनशी की यात्रा करनी होगी। एनेक्सी रेगिस्तान और रेशमी मार्ग का प्रवेश द्वार था। दुर्भाग्य से लियांगजू में किसी को भी आधिकारिक अनुमति के बिना पश्चिम की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। मुझे जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि स्थानीय प्रशासनों ने ऐसी कोई अनुमति नहीं मिलेगी। उनमें से कोई इतना मूर्ख क्यों होगा कि चांगान के आदेशों की अवहेलना करेगा। मैंने लियांगजू में 1 महीने से कुछ अधिक समय तक विभिन्न मंदिरों और सार्वजनिक समारोहों में व्याख्यान और उपदेश देते हुए बेसब्री से इंतजार किया। एक दिन मैंने देखा कि एक बहुत बूढ़ा साधु मुझे देख रहा है। उसका चेहरा झुर्रियादार था, उसकी त्वचा चर्मपत्र की तरह पारभासी और पतली थी। वह मुझ पर नजर रखता था और जब भी और जहाँ भी मैं बोलता था, सुनने के लिए मेरे पास आ जाता था। मुझे एहसास हुआ कि वे लियांगजू का सबसे सम्मानित भिक्षु था और स्थानीय लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन उसने मुझे इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। मैंने सम्मानजनक दूरी बनाए रखी, लेकिन उसने मुझे करीब आने का इशारा किया। आखिरकार बूढ़े आदमी ने मेरे कानों में फुसफुसाया, आपको एंगसी तक पहुंचना होगा।
रेगिस्तान पर कब्जा करने से पहले वह आखिरी स्थान जहां आप आपूर्ति के लिए रुक सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। हर जगह जासूस थे और पादरी कोई अपवाद नहीं था। यदि वह मेरा परीक्षण करने की योजना बना रहा था, तो मेरे इरादे व्यक्त करने का सरल कार्य मुझे जेल में डाल सकता था। बूढ़ा आदमी अपने टूटे दांत दिखाते हुए मेरी ओर मुस्कुराया। मुझ पर भरोसा करो बेटे, मुझे पता है कि तुम डी सेंचुयान बनने का लक्ष्य बना रहे हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रयास सफल हो। मुझे अपना दोस्त समझो। प्रेम, राहत और संपूर्ण की भावनाओं ने मुझे अतिभूत कर दिया और मैं उसके चरणों में गिर पड़ा। मैं अपने दिल में जानता था कि वह मुझे धोखा नहीं देगा। फिर वरिष्ठ भिक्षु ने चुपचाप मुझे 2 सीढ़ियों के साथ अनेक्सी की ओर रवाना कर दिया। हमने गुप्त पॉइंट डिटेक्शन की यात्रा की। यहाँ तक कि अंधेरे में भी जब हम तांग साम्राज्य के किसी रक्षक गश्ती दल को देखते थे, तो अक्सर चट्टानों के पीछे या गुफाओं के अंदर छिप जाते थे। यदि हम पकड़े गए तो लियांजू के पश्चिम की यात्रा करने के लिए स्थानीय गवर्नर के आदेश की अवहेलना करने के लिए हमें मौत की सजा दी जाएगी। आखिरकार हम तांग साम्राज्य के अंतिम सैन्य चौकी अंशी पहुंचे। मैं पहचाने जाने से बचने के लिए एक सराय में चुपचाप रुका रहा, जबकि मेरे 2 साथी लियांजू लौट आए। मैं खालीपन और उदासी की भावना से उबर गया। मुझे अपने मृत माता पिता की याद आई। मुझे अपने बड़े भाई चेंगसू की यात्रा याद आई। मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। और फिर मेरा एकमात्र साथी, मेरा घोड़ा, मर गया। डर और चिंता से परेशान होकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे पास यात्रा करने के लिए मानसिक और शारीरिक शक्ति है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए लियांजू के जासूसों ने पश्चिम की यात्रा करने के मेरे इरादे के बारे में एनेक्सी की जिला गवर्नर को सूचित किया था। एक शाम मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेरे सामने 3 हट्टे-कट्टे डरे हुए गार्ड खड़े थे। मुझे जिला गवर्नर के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया गया। मैंने सच में सोचा कि ये मेरे लिए सड़क का अंत था। सौभाग्य से जिला गवर्नर धर्मपरायण व्यक्ति था। जब मैं उनके सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने गार्ड से हमें अकेला छोड़ देने को कहा। हम कुछ मिनटों तक एक दूसरे को देखते रहे और बमुश्किल एक शब्द का आदान प्रदान हुआ। जब गवर्नर ने उसे प्राप्त गिरफ्तारी वारंट को रोक लिया और सावधानी पूर्वक उसे फाड़ दिया, मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दूं। ऐसा लगभग लग रहा था जैसे बुद्ध ये सुनिश्चित कर रहे थे कि मेरे रास्ते की बाधाएं दूर हो जाएं। गवर्नर ने मुझे शीघ्रता से चलने जाने की सलाह दी। उन्होंने चिताया, अगर मैंने समय गंवा दिया तो वे मेरी आज़ादी का आश्वासन नहीं दे सकते। उन्होंने मुझे मेरी यात्रा के लिए एक मजबूत सफ़ेद घोड़ा भी प्रदान किया ताकि मैं जल्द से जल्द अपना रास्ता पार कर सकूं। मैं अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं कर सका। एक दिव्य शक्ति मेरी यात्रा को संभव बना इंदु रही थी। मैंने राज्यपाल से वादा किया कि मैं 1 दिन के भीतर चला जाऊंगा। जब मैं तोयर कॉम्प्लेक्स की ओर गया तो वहां घुप अंधेरा था। 22 इसमें राजा अशोक के सम्मान में एक मंदिर था जिसने बौद्ध धर्म को भारत से दूर तक फैलाने में मदद की थी। मंदिर परिसर बहुत बड़ा था, जिसमें एक विशाल शिवालय था जिसके चारों ओर 11 छोटे शिवालय थे। परिधि की ओर एक ड्रम टावर, एक घंटा टावर और भिक्षुओं के लिए आवासीय क्वार्टर थे। मैं स्वर्गीय राजाओं के हॉल के अंदर चिंतन में चुपचाप बैठा रहा और बुद्ध से प्रार्थना करता रहा कि वो मेरे मिशन का मार्गदर्शन करते रहें। मुझे नहीं पता था कि मुझ पर कोई नज़र रख रहा था। कोई है जो बिना पलक झपकाए मुझे मार सकता है।
तो ये थी आज के सारे एपिसोड्स। आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।